तो कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सटेंशन था, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बाद से कहानी चालू हुई थी, ठीक है ना। हाँ पंखा एसी कम कर दूं, चलो ठीक है, हो गया लाना पड़ेगा ना मोबाइल में, ठीक है तुम्हारे पास है तो कर लो। चलो ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक कई एक्सटेंशन है। हमने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मैंने बोला था 3 पार्टीज होती, आ रहा है समझ में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टीज होती हैं? 3। क्लियर है, ठीक है। ए, बी और सी। ए ने बी को लोन दिया, समझ में आ रहा है, तो बी क्या कहलाएगा? पीडी। पीडी यानी ए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। सी क्या कहलाएगा? आ रहा है समझ में। हम किस किस व्यक्ति के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं? ए और सी। आ रहा है समझ में। हम बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का अस्तित्व एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के कारण है, जो कौन सा वाला है? ए और बी के बीच में, यानी लोन देने वाला। क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो प्रिंसिपल डेटर वो जिसने की लोन लिया है, जो प्राइमरीली लायबल है। क्रेडिटर वो जिसने लोन दिया है। हमने समझा था कि परफॉर्मेंस की गारंटी भी हो सकती है और लोन की भी गारंटी हो सकती है। क्लियर है क्या? श्योरिटी वो है जिसने की गारंटी दी है, ठीक है, कि अगर मान लो बी ने अपना परफॉर्मेंस नहीं किया या लोन नहीं चुकाया तो मैं चुका दूंगा, ऐसा कौन बोल रहा है? सी, श्योरिटी। क्लियर है क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 2 चीजों के लिए हो सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की गारंटी, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। जिसमें एग्जांपल मान लो कि कोई क्लर्क वाला अपन ने पढ़ा था कि किसी को नौकरी पे रखना, तो मैंने बोला कि भैया इसको नौकरी पे रख लो, मेरी गारंटी। आ रहा है समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की गारंटी। दूसरा क्या है? किसी को लोन दिया है उसके, आ रहा है समझ में, मेनली इसी को कवर करते हैं ये लोग, ठीक है। श्योरिटी वो जो पर्सन गारंटी दे रहा है, प्रिंसिपल डेटर जिसने लोन लिया है या जो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार है। क्लियर है? जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करना है, क्लियर है, जिस व्यक्ति के बिहाफ में, जिस व्यक्ति के लिए गारंटी ली जा रही है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। वो कौन है? प्रिंसिपल डेटर, जिसने लोन दिया। क्रेडिटर कौन है? जिसने लोन दिया या जिसको परफॉर्मेंस। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स होने जरूरी है, एक्सेप्ट कंसिडरेशन। जो प्रिंसिपल डेटर को मिला वही श्योरिटी के लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन है। जो कंसिडरेशन, जो लोन किसको मिला, वही श्योरिटी के लिए क्या है? सफिशिएंट कंसिडरेशन। क्लियर है क्या? ठीक है ना। उसके अलावा क्या था? हाँ, प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होगी? किसी अन्य व्यक्ति। प्राइमरी लायबिलिटी किसी अन्य व्यक्ति की होगी। क्लियर है, ठीक है। किसकी होगी प्राइमरी लायबिलिटी? प्रिंसिपल डेटर इज प्राइमरली लायबल, हाउएवर इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हमने देखा था कि अगर प्रिंसिपल डेटर कौन है? माइनर, तो भी क्या होगा? श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी क्या? प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं है तो श्योरिटी लायबल नहीं है, ऐसा होगा क्या? आ रहा है समझ में। प्रिंसिपल डेटर अगर माइनर होने के कारण लायबल नहीं है, इनकॉम्पिटेंसी के कारण लायबल नहीं है, तो श्योरिटी की लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? आ रहा है समझ में, क्योंकि उसने गारंटी दी है। क्लियर है, ठीक है। लेकिन गारंटर कोई पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में, यानी श्योरिटी का क्या होना जरूरी है? मेजर या कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है क्या? ठीक है। उसके बाद फिर डेट मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल और डेट मस्ट नॉट बी। क्लियर है। टाइम बार्ड मतलब 3 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए, एक जनरिक अपन समझ सकते हैं, लिमिटेशन एक्ट वाली बात, ठीक है ना। कंसिडरेशन में भी पढ़ गया अपन। और डेट लीगली होनी चाहिए, मैंने बताया था। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंडीशनल, इट हैज टू बी कंडीशनल। कंडीशन क्या है? कि प्रिंसिपल डेटर लोन चुका है। समझ में आ रहा है? यानी श्योरिटी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका परफॉर्मेंस उसको करना ही नहीं है अगर प्रिंसिपल डेटर में लोन चुका दिया। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली कुछ होगा ही नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें क्या होगा? कुछ नहीं। इसमें सिर्फ तब बातें आएंगी जब तो ये प्रिंसिपल डेटर का डिफॉल्ट करना या ना करना क्या हो गया? कंडीशन। और है समझ में, इस कंडीशन के बेस पे क्या तय होने वाला है? श्योरिटी लायबल रहेगा या? क्लियर है,
ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी कंडीशनल, क्लियर है। फिर झूठ नहीं बोला जाना चाहिए, किससे? झूठ किससे बोला नहीं जाना चाहिए? कौन झूठ ना बोले? कौन झूठ ना बोले? प्रिंसिपल लेटर ने झूठ बोला तो समझ में आ रहा है? लीगली प्रैक्टिकली आप देखोगे तो भाई प्रिंसिपल लेटर ने झूठ, अगर क्रेडिटर को पता था, क्रेडिटर ने झूठ बोला या क्रेडिटर को पता भी था झूठ का, तो भी कौन लायबल नहीं होगा? यही बात यहाँ पर लिखी हुई अंग्रेजी में, आ रहा है समझ में? क्लियर है, ठीक है। तो ए एंगेजेस बी अ क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम, ये वाला था, अपने पढ़े थे कुछ कुछ, ठीक है ना। बाकी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? ओरल या रिटन, ठीक है। ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी वाला पॉइंट क्या था? अगर ये कंडीशन, अगर श्योरिटी जो है वो क्या बोल रहा है कि किसी एक आध और लेकर के आओ, जिसको अपन क्या बोलेंगे? को श्योरिटी, तभी मैं लायबल होऊंगा। तो ये बिल्कुल वैलिड बात है, वो तभी लायबल होगा जब दूसरा को श्योरिटी ज्वाइन। अगर दूसरे को श्योरिटी ने ज्वाइन नहीं किया, ऐसी कंडीशन रखी थी श्योरिटी ने मेन वाले, तो क्या वो लायबल होगा? क्लियर है, यही यहाँ पर लिखा हुआ था। कोई डाउट है किसी को? एक बार पढ़ते जा करके तो फिर कुछ कुछ डाउट्स निकलते हैं, आ रहा है समझ में? क्लियर है, ठीक है ना। अब डाउट का ऐसा है कि मेन बातें मत भूलना, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, मेन बातें कब भूल जाओगे? जब अगर मान लो इसको पहली बार पढ़ने का गैप एक हफ्ते का रखो, मान लो कि मैं एक हफ्ते बाद, एक सवा हफ्ते बाद तुम्हारा टेस्ट करता हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के लिए हमको करना पड़ेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करेंगे ना, तो टेस्ट टाइप का या राइटिंग प्रैक्टिस बोल लो उसको अपन रख लेंगे, समझना रहे। तो जिस दिन टेस्ट रहेगा, मान लो मैंने आज बोला कि कल टेस्ट, तो आज पढ़ेंगे और कल टेस्ट के पहले भैया डाउट्स आ जाएंगे इसके, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो उसकी पॉसिबिलिटी अभी ही खत्म कर सकते हो। हर चीज को डॉक्यूमेंट करते जाना। डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि लिखते जाना, आ रहा है समझ में? आप अगर कोई डाउट पूछते हो कुछ भी है तो उसको लिखते जाओ। याद रखना, ये बात मैंने फाउंडेशन के भी शुरू में बोली थी, बहुत सारे लोगों ने फॉलो नहीं करी, मतलब मैक्सिमम लोगों ने नहीं करी फॉलो, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। क्या कि आपको जो डाउट आएगा ना शुरू में पहली बार पढ़ करके, आपको बाद में भी वही डाउट आएगा, और इस बार टाइम गैप ज्यादा लंबा है, आ रहा है समझ में? इस बार टाइम गैप आपका ज्यादा लंबा है, भूलने के पूरे चांस। ये 1.5 महीने की क्लास, ये इंडेमनिटी गारंटी जो तुम पढ़ रहे हो ना, जो इतना डिटेल में, समझ रहा है? सच बता रहा हूँ मैं तुमको, महसूस करना ये बात, आज से 6 महीने बाद जब तुम ये उठाओगे ना, तो तुम्हें नहीं पता होगा कि ये ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी ये है क्या। और अभी इस बात पे बिल्कुल भरोसा अब होगा ही नहीं कि भैया ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कैसी बात कर रहे हो आप, समझ रहे? इसको देखते ही कुछ तो याद आ ही जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें ये तक याद नहीं आएगा कि यार ये अपन ने पढ़ा भी था क्या, ऐसा लगने लगेगा, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो बस मेरा यकीन मानना, मेरे साथ हुआ है, आ रहा है कि मेरी पढ़ी चीज़ है, मतलब मेरी बुक थी, मैंने लिखा, अगर वो मेरी राइटिंग में पहचानता नहीं ना, तो मैं डिनाई कर देता कि ये नोटिंग मैंने की, ऐसा हुआ था। और ऐसा सबसे पहली बार रियलाइज हुआ था, शायद मैं बता चुका हूँ तुमको, वो मैंने 12th में पार्टनरशिप पढ़ा। मैं भूल नहीं सकता हूँ भाई, मैंने मई जून में करके खत्म कर दिया था पूरा पार्टनरशिप। अरे समझे? क्यों रो रहे हो? ठीक है, इतने दुख की बात नहीं है, पास हो गए। तो पार्टनरशिप में क्या हुआ था कि यार वो ABC की पूरी एंट्री यार मतलब टोटली वॉश आउट हो गई यार, मतलब उसकी पूरी एंट्री है, रजिस्टर मेरा है, मैं उसमें नाम चेक कर रहा हूँ, मैंने राइटिंग देखी, मैंने कहा मतलब मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये मैंने लिखा था। मुझे वापस से अफ्रेश स्टार्ट करना पड़ा, लिटरली ABCD से, समझ में आ रहा है कि ये क्या है। और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है रिवीजन नहीं करना, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा तभी होगा जब रिवीजन कर रहे हो, जितना लंबा गैप होता है ना, समझ में आ रहा है, उतना ज़्यादा आपको रिवीजन और उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? ठीक है, मेरी बात मान लेना बस, समझ में आ रहा है? रीज़न पूछना तो पूछ लेना, इसका कोई भी वो मत निकालना, कॉन्ट्रडिक्शन मत निकालना, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और अगर ऐसा लगता है कुछ तो पूछ लेना, कंफर्म करा लेना, मैं साबित भी कर सकता हूँ अपनी सारी बातें। अरे तुम पता ही है चार्टर्ड अकाउंटेंट में, अरे ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन।
है ना, बेसिक अपन समझ गए। अपन देखिए अगर तो 3 लोग हैं, ए, बी और सी। सी अपन क्या मान रहे हैं, श्योरिटी। ए अपन मान रहे हैं क्रेडिटर। देखो एग्जांपल में बी को क्रेडिटर बना दे तो फिर कंफ्यूज मत होना भैया, एक फिर से ऐसे ऐसे डाउट पूछते भैया। एक का एग्जांपल पढ़ा हुआ है मैंने कि हाँ ए ने ये किया, बोले भैया बी तो प्रिंसिपल डेटर था। सच बता रहा हूँ भैया मैं, मतलब मैं समझा समझा के थक गया। मैंने कहा नहीं, ये मैं बस एग्जांपल में लिख रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल डेटर है। जो बुक का एग्जांपल आएगा उसमें हो सकता है कि ए प्रिंसिपल डेटर हो, ये चेंजेबल है, मतलब वो समझ में आता है ना कि सब्जेक्ट टू चेंज। मैं ए को बना सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा बी रहेगा, ठीक है। ऐसे डाउट पूछो मारूंगा पकड़ के, ठीक है ना। चलो उस दिन तो छोड़ दिया था मैंने, ठीक है ना। चलो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, हम इसकी बात कर रहे हैं। श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी रहेगी, सबसे ऑब्वियस है जितने का लोन है, अरे समझ। लेकिन कुछ चुका दिया है उसने तो ऑब्वियस बात है जितना चुका दिया उसको छोड़ के। अगर प्रिंसिपल डेटर ने कुछ गिरवी रखा हुआ था तो वैल्यू छोड़ के, है ना। इसका मतलब ये सवाल रेलेवेंट है कि श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी होगी, इसका जवाब एक लाइन का नहीं है कि जितना लोन लिया। मैं अभी सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में स्टैब्लिश कर रहा हूं, अरे समझ। चलो देखो, तो अलग अलग कंडीशंस भी हैं। श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव है किसके साथ, प्रिंसिपल डेटर के साथ। श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव है किसके साथ, प्रिंसिपल डेटर। को एक्सटेंसिव का मतलब समझो कि क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से मांग सकता है पैसे, और प्रिंसिपल डेटर ने नहीं दिए तो सीधे वो किसके पास आ जाएगा। यानी कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है किस बात की कि अलग से पहले उस पर केस करें या वो सब नौटंकी, कुछ नहीं। प्रिंसिपल डेटर से मांगा, क्रेडिटर ने नहीं दिया, सीधे किसके पास आ जाएगा वो, ठीक है ना। जनरल रूल क्या है, श्योरिटी इज लायबल फॉर ऑल द डेट्स पेबल बाय द प्रिंसिपल डेटर टू द क्रेडिटर। जितना उधार है पूरा, ऑल द डेट्स। अरे समझे, क्लियर है ना। अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट, डैमेजेस, कॉस्ट may also be clear है, इंपॉर्टेंट बात। इंटरेस्ट, डैमेजेस, कॉस्ट ये सब भी रिकवर की जा सकती है। एक्सेप्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रोवाइड अदरवाइज। देखो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ढंग से पढ़ा है तो आप इस बात को नोटिस करोगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करता क्या है अल्टीमेटली, मेन मकसद क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, बता सकते हैं। सबसे मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या, डिस्प्यूट बचाना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा नहीं कर रहा कि नहीं देखो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना हम बताते हैं, ऐसा नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया लड़ो, समझ रहा है, ठीक है ना। एक तो किसी ने कुछ अगर बातें तय किया तो भैया निभाओ, समझना है, ठीक है ना। जो तय कर लिया वो निभाओ, नहीं तय किया तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। फिर लड़ना नहीं कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी, तुम्हारी ये जिम्मेदारी, तुमने नहीं तय किया ना आपस में तो फिर हम बताएंगे। इसीलिए ज्यादातर जगह जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो किस तरीके की कि अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इन द, यहां पर ये बात वही बता रही है, ध्यान से देखो। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रोवाइड, ये एक्सप्लेन्ड प्रोविजन है इसलिए यहां पर ऐसा है। अदरवाइज अपन लोग इसको कैसे पढ़ते थे, अगर इसको सीधे सीधे एक लाइन में लिखा होता तो अनलेस अदरवाइज अग्रीड, समझा रहा है, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी इज लायबल फॉर ऑल द डेट्स पेबल टू द क्रेडिटर बाय द प्रिंसिपल डेटर टू द क्रेडिटर। क्या ये क्लियर है, अरे समझ, ठीक है ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखो कि भैया देखो मैं मेन चीज के लिए तो लायबल हूँ, श्योरिटी जब अपनी गारंटी दे रहे हैं, कह रहा है कि भैया जितना लोन होगा उतना ही दूंगा मैं, बस प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट की मेरी लायबिलिटी नहीं है।
क्या श्योरिटी ऐसी कंडीशन रख सकता है? कंडीशन तो जो चाहे रख सकते हो ना, वो तो बात है कि अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना? नहीं तो फिर इसी बात पे लड़ाई होगी कि श्योरिटी से बोला जाएगा कि इंटरेस्ट भी दो, कोर्ट वोट की कॉस्ट वॉस्ट मांग रहा हो तो डैमेजेस मांग रहा है, मेरा जितना नुकसान हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है, ठीक है ना? आगे देखो, commencement of surety's liability. The liability of surety arises immediately on default of the default by the principal. मतलब कब स्टार्ट हो जाती है उसकी लायबिलिटी? जैसे ही क्या होता है, कौन डिफॉल्ट करता है? समझ में आ रहा है क्या? उसको वेट करना है कि उस पर केस करें या फिर कैसे करें? इमीडिएटली। आ रहा है समझ में कि 2 इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट करे तब जाकर के होगा, 4 करे तब जाकर के होगा, सब कुछ ही नहीं। तो मोमेंट उसने डिफॉल्ट किया, कहां आ सकता है? क्रेडिटर श्योरिटी के पास। क्लियर है, ठीक है ना? तो क्रेडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्स्ट फाइल अ केस अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, फर्स्ट टू द प्रिंसिपल डेटर, या तो फिर नोटिस दे पहले प्रिंसिपल डेटर को कि दे रहे नहीं दे रहे पैसे। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो सीधे ही किसके पास जा सकता है? कोई डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है? रीड करते जाना है ना? श्योरिटी की लायबिलिटी, श्योरिटीज लायबिलिटी, श्योरिटीज लायबिलिटी मे बी लिमिटेड, श्योरिटीज लायबिलिटी मे बी लिमिटेड। मतलब भाई जो गारंटर है वो ऐसा बोल सकता है क्या कि भैया मैं 50% तक के लिए मैं गारंटी दे रहा हूं? कैसा बोल सकता है? बाद में नहीं बोल सकता, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले तो बोल सकता है ना, जिस समय वो गारंटी देने आए तब तो वो बोल सकता है ना कि भाई मैं 50% की ही गारंटी लेने के लिए तैयार हूं, तब मैं साइन करता हूं डॉक्यूमेंट में, बोलो हाँ। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो श्योरिटी में फिक्स अ लिमिट ऑन हिज लायबिलिटी अप टू व्हिच द गारंटी शैल रिमेन। क्लियर, ठीक है ना? और श्योरिटीज लायबिलिटी में बी कंटिन्यूअस। तो अभी एक टॉपिक अपने को पढ़ना है जिसका नाम होगा कंटिन्यूइंग गारंटी। मैं बता देता हूँ उसका बेसिक करने। एक होता है सिंगल पॉइंट गारंटी, तुमने लोन लिया 50,000 का, उसकी गारंटी किसी ने ली, अब वो तुम धीरे 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 करके चुकाते जाओगे तो उसको पता है कि भाई कितनी लायबिलिटी आएगी मेरी, इंटरेस्ट और 50,000 की बात। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हुए इसमें? एक, उसने लोन दिया 50,000। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना? ये हमने डिस्कस कर चुके हैं वैसे कंटिन्यूइंग गारंटी वाला पॉइंट पार्टनरशिप में, फिर से बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है, ठीक है ना? कि अगर मान लो, ठीक है, कि तुम कहीं से फुल्की खाते हो, ठीक है, और वो पहचान, मान लो यही नीचे कोई ठेला लगाता है सैंडविच वाला है, अब तुम रोज क्लास आते हो तो सैंडविच खाते हो तो तुमने खाते ही खुलवा लिया अपना, ये ठीक है ना? तो ये उधारी चलेगी, महीने के महीने चुकाएंगे, जैसे तुम्हारी सैलरी आती हो जैसे, है ना? अब समझना, वो उधार करने के लिए तैयार नहीं, ठीक है? अच्छा, वो इंडिपेंडेंट था, हमारा नहीं था, है ना? वो इंडिपेंडेंट था सैंडविच वाला, क्लियर है, ठीक है? तो क्या हुआ, उसने उधार के लिए बोला कि भैया अजय सर से बुलवा दो, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है? तो तुम आ गए कि भैया बोल दो जरा, बेसिकली तुम क्या बोल रहे हो? भैया प्लीज एंटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विद द सैंडविच वाला। पॉइंट समझ आ रहा है क्या? ठीक है, अब क्या है, मैंने तो पढ़ा हुआ है ना वैसे, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है, अब अगर मैंने गारंटी उसकी ली, गारंटी उसको दे दी कि तुम्हारी गारंटी, समझ आ रहा है, ठीक है ना? कैसे दी जाएगी गारंटी, कोई फॉर्मेट बता सकता है कि क्या बात होगी, उन बातों का कंटेंट लगभग क्या होगा? सोच पा रहे हो? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ थोड़ा, क्या बातचीत होगी जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये वाला चल रहा होगा? तुमको लगता है मैं ऐसा बोला हूँ उसको कि अगर इन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो तुम तो क्या अपनी क्लास ले आओ, सबको पार्टी दो, तुम तो दिन भर, तो तुम बोल रहे भैया डेमो ही तो चल रहा था, कल से नहीं आएंगे। तब क्या होगा? ऐसा तो नहीं करूँगा ना मैं कि मैं ऐसा बोल दूँ, समझ में आ रहा है? दूसरा, जब तुम 2 साल हो गए, 3 साल तुम आर्टिकलशिप कर रहे ट्रेनिंग में, जब चाहे तब आके खा जाओ तुम नीचे से उड़ा, समझा रहा है, ठीक है ना? 2 बात, अमाउंट की लिमिट और टाइम की लिमिट, इट मे बी इम्पोज्ड, किसमें? कंटिन्यूइंग गारंटी।
तो कंटिन्यूइंग गारंटी सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं मल्टीपल ट्रांजेक्शन को कवर करता है। अगर मैं बोलूँ कि भैया आज इसको सैंडविच खिला दो मेरी गारंटी, तो वो कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भैया ये रोज खाएगा, 2000 रुपए तक की मेरी गारंटी, अगले 1 महीने तक की मेरी गारंटी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैंने एक अमाउंट पे लिमिट लगाई और एक मैंने किस पे लगाई? तो अब इस टाइम पीरियड के दौरान और इस अमाउंट के अंदर तुम कितने भी ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, ये क्या कहलाता है? कंटिन्यूइंग गारंटी। आगे है इसमें, आ रहा है क्या समझ में? तो इस बात का मैंने एक्सप्लेनेशन तुमको दिया। तो यहां एक्चुअली इसी की बात कर रहे हैं कि श्योरिटी की लायबिलिटी में भी कंटिन्यूअस। चलो ठीक है, तू बस चाय देखता रहे। अरे सर कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान रखना, ठीक है। श्योरिटी लायबिलिटी में भी कंटिन्यूअस, ठीक है ना। श्योरिटी में अग्री टू बिकम लायबल फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस नेचर। आ रहा है समझ? ठीक है ना। जब किया ठीक है, फर्नीचर नहीं तोड़ो बेटा, ठीक है। कर लो ठीक है, ठीक हो सब। मतलब खाने पीने का मन नहीं करता, पता कैसे ललचाई से देखता है ना, एकदम पेट खराब हो। चल कोई कल आता है ना, कुछ खाने पीने में, उसको नहीं देख रहा, मैं तेरे को देख रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ। चलो श्योरिटी लायबिलिटी में भी कंटिन्यूअस। क्या बोल रहे देखो, surety may agree to become liable for a series of transactions of continuous nature. However, the surety may fix a limit on his liability up to which the guarantee shall remain effective. इसका मतलब अमाउंट फिक्स कर सकता है। दूसरी बात, a time period, ठीक है, during which the guarantee shall remain. वैसे तो दोनों चीजें तय हो जाएंगी, आ रहा है समझ में? ठीक है, दोनों चीजें तय हो जाएंगी, अमाउंट भी और टाइम भी। कंटिन्यूइंग गारंटी अभी पढ़ना है, उसका एग्जांपल में तुमको बता दिया, ठीक है। और श्योरिटी की लायबिलिटी भी कंडीशनल, अच्छा कंडीशनल तो वैसे भी होगी, लेकिन कुछ और कंडीशन श्योरिटी रख सकता है। अंटिल दोज कंडीशंस आर मेट द श्योरिटी शैल नॉट बी लायबल। तो कोई क्रिएटिव पर्सन इसमें ढूंढ सकता है कुछ एग्जांपल, सोच के देखो। नया ऐसा नहीं। अरे सर नया वाला ये तो पढ़ लिया ना अपन ने। श्योरिटी लायबिलिटी में भी कंडीशन, जैसे कोई श्योरिटी वाला और कुछ। अरे कुछ भी हो सकता है भैया, वो बोले कि पहले केस करना उस पर, ऐसा बोल सकता है ना वो, भाई कॉन्ट्रैक्ट में तय कर लिया कि पहले केस करना उस पर। समझ में आ रहा है? ठीक है, या तो फिर मतलब कोई भी कंडीशन। हाँ कुछ बोल रहे हो? सर जैसे वो बोले कि अगर ये डिफॉल्ट करता है तो मेरे को भी 1 मंथ का टाइम चाहिए, उसके बाद में पे करूंगा अपने साइड से कोई भी कंडीशन। अरे समझ, मतलब बेसिकली श्योरिटी जो कंडीशन रखना चाहे वो रख सकता है, बस अग्री होनी चाहिए। अरे समझ, ठीक है। और बाद में कंडीशन नहीं रख पाएगा, समझ में आ रहा है? जब वो अपनी गारंटी दे रहा है तब वो ऐसा कर सकता, ठीक है। तो रीड कर लो इसको पूरा, नेचर एंड एक्सटेंट। ठीक है, ऊपर तक का कर लिया था ना अपन, तो टॉपिक नंबर 11.5 करते हैं इसको, ठीक है। श्योरिटी लायबिलिटीज को एक्सटेंसिव विद लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल डेटर की सारी डेट्स के लिए श्योरिटी लायबल होगा। डेट पुरानी भी हो सकती है।
डेट पुरानी क्यों? सोच लो, मतलब जिसके लिए उसने गारंटी थी वही वाली ना। पुरानी से क्या मतलब है तुम्हारा? कोई और? ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन गारंटी है ना। हमारा श्योरिटी जब लायबिलिटी अपने सर पर ले रहा है तो बताया ना कि ये वाली डेट या ये वाली डेट। अगर कोई ऐसी गारंटी दे रहा है कि भाई जब भी जो भी अमाउंट हो तो उसके लिए मैं लायबल रहूँगा, ऐसी तो कोई गारंटी देगा नहीं ना। एक ट्रांजैक्शन की गारंटी होती है या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की। तो पुरानी उधार की तो मैं गारंटी वैसे भी नहीं लूँगा। अपन ने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था जिसमें अपन ने उसको डिनाई कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि छुपाया था उससे, याद है? ठीक है, फिर है ना, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट damages arising out of same transaction. दूसरा क्या है? कमेंसमेंट। पीडी के डिफॉल्ट करते ही श्योरिटी लायबल हो जाएगा, ठीक है। पीडी को नोटिस या केस फाइल करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, पीडी को नोटिस देने की जरूरत नहीं या पीडी पे केस फाइल करने की जरूरत नहीं। पीडी को नोटिस, टू प्रिंसिपल लेटर अंग्रेजी। तू ना बहुत बढ़िया ऑडिटर बनेगा, लेकिन अब थोड़े एक्सपीरियंस की जरूरत है। ऑडिटर का यही काम होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, किसी सड़ी सी चीज में भी ना ऐसी गलती निकाल लो कि गुनाह बने, ठीक है ना। अच्छा ऑडिटर की निशानी है, सही तेरा नेचर सही है। मैं ये बात जेन्युइनली भी बोल रहा हूँ, मजाक तो उड़ा ही रहा हूँ मैं, ठीक है, जेन्युइनली भी बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा, ठीक है ना। पीडी नोटिस देगा ऐसा लग रहा है क्या तेरे को? हिंदी ही भूल गया है क्या तू? इधर इंग्लिश समझ आ रही है, हिंदी नहीं आ रही है। सुन सुन सुन, एक सेकंड, तू सेंटेंस को एक साथ पढ़ रहा है। मैंने स्टैंडर्ड हिंदी का ये पता है किस पॉइंट पे बात कर रहा है? ये लीगली बिल्कुल सही पॉइंट पे बात कर रहा है। ये ऐसे बोल रहा है, पीडी को जरूरत नहीं है कि वो किसी को नोटिस दे। ये सेंटेंस को ऐसा पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन कॉमन सेंस भी तो बोलिए, पीडी को नोटिस देने की जरूरत नहीं। अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख, अगर तेरे को अंग्रेजी समझ में आ रही तो ये लिख भी मत, ये तो उसको समझाने के लिए था। मेरा पॉइंट में रहा है, अगर ठीक है एक्सप्लिसिट पढ़ के मेन कंटेंट में कंफ्यूजन आ गया। हे भगवान, बहुत दिक्कत है। ठीक है, श्योरिटी अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर सकता है। मैं शॉर्ट में लिखा दूँ तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऐसा जाएगा, फिर इसमें भी तो गलतियां निकालेगा ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि श्योरिटी ऐसा बोल सकता है कि मैं एक लिमिटेड अमाउंट तक ही गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है।
मतलब लिखवाई दो, वो सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट की गारंटी ले सकता है। दे सकता है तो नहीं लिखना है इसमें। समझ गए ना? फिर क्या है? कंटेनिंग लायबिलिटी तो अपन इसमें लिख लेंगे, तो उसकी जरूरत नहीं है उसको लिखने की। क्या श्योरिटी कंडीशनल गारंटी दे सकता है। मतलब कानून में अलाउड है कि नहीं कि वो कंडीशन रख पाए? नहीं तो कानून अगर ये लिख देता कि नहीं, श्योरिटी को अगर गारंटी लेने तो पूरी ले, कोई कंडीशन ना रखे, लेकिन अलाउ करती है, वो चाहे तो गारंटी से पहले अपनी कुछ कंडीशन शर्तें रख सकते हैं। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बहुत सड़े से होता है। मिस्टर डी वॉज एन अर्जेंट नीड ऑफ मनी अमाउंटिंग टू ₹5 लाख। उसने के से बोला कि भाई उधार दे दे। के ने उधार दे दिया, लेकिन ए, बी और एन को श्योरिटी बना लिया विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ मनी बाय डी टू के। डी मेक्स ए डिफॉल्ट इन पेमेंट, बी रिफ्यूज टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, बी रिफ्यूज टू कंट्रीब्यूट। एग्जामिन वेदर बी कैन एस्केप लायबिलिटी। वैसे एक्स्ट्रा आगे का पूछ लिया इसने, टॉपिक आगे पढ़ेंगे अपन, जॉइंट जो को श्योरिटीज वाला टॉपिक है। तो बी कैन नॉट एस्केप लायबिलिटी। बी इज वन ऑफ द को श्योरिटी सिंस इन केस ऑफ डिफॉल्ट एवरी को श्योरिटी इज लायबल टू पे टू द क्रेडिटर ऑल द सम्स which the principal debtor was liable to pay to the creditor unless the contract guarantee otherwise void। बहुत सिंपल है, मतलब तीन लोग हैं, तीनों लायबल होंगे। को श्योरिटी के आपस का जो वो है कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं भी किया है तो भी उसके बारे में अलग से आगे दिया होगा। ठीक है ना? चलो अब अपन पहुंचे कहाँ पर? कंटिन्यूइंग गारंटी, सेक्शन 129, 30 और 31। ठीक है, 129, 30 और 31। ठीक है, चलो देखो। A guarantee which extends to a series of transaction is called a continuing guarantee, है ना? जब गारंटी एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए दी जाए, ठीक है, तो वो कंटिन्यूइंग, ये एक्सप्लेनेशन उतना परफेक्ट नहीं है और है समझ, लेकिन हाँ तुम्हें हेल्प करेगा ये। कंटिन्यूइंग गारंटी कहलाती है जिसमें श्योरिटी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किए गए सारे ट्रांजैक्शंस की गारंटी देता है। श्योरिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट भी फिक्स कर सकता है।
इसमें कोई फिक्स वो नहीं है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, आपको लगता है कि आपका बेहतर एक्सप्लेनेशन है ना, कोई इशू नहीं, ठीक है। कुछ गलती तो बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पता है आपको, पहले बताने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हो गया ये? ठीक है ना। तो कंटिन्यूइंग गारंटी तो आप समझ गए, समझ में आ रहा है। इसमें क्या होगा कि बंदा एक बार ट्रांजेक्शन कर रहा है, मतलब मैंने अगर कोई सैंडविच वाले को गारंटी दी, तो तुम एक बार जब उससे सैंडविच खरीद करके खाओगे, दोबारा खाओगे, तीसरी बार खाओगे, तो वो अमाउंट टोटल में मैं लायबल हो जाऊँ, क्योंकि मैंने कोई सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए तो गारंटी दी नहीं, मैंने तो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किए गए और एक पर्टिकुलर अमाउंट तक के लिए सारी की गारंटी मैंने ली, समझ गए, ठीक है ना। तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी है, लेकिन रिवोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो समझना, ठीक है। रिवोकेशन मतलब पता है, रिवोकेशन मतलब क्या होता है, कैंसलेशन या विड्रॉवल, आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जो मेन गारंटी है, सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या उसका रिवोकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या कंडीशनल है, कैसा है? ट्रांजैक्शन के पहले हो सकता है, क्रेडिटर और प्रिंसिपल लेटर के ट्रांजैक्शन के पहले। और कोई? अच्छा, तुमने अलग बात बोली और तुम लोगों ने अलग बात बोली है, तुमको पता है कि नहीं? इसने अलग एक्सप्लेनेशन दिया है, उसने अलग, सबकी बातें सुनो, मतलब अलग अलग व्यूज मिलते हैं, समझा? इसमें कंफ्यूजन है क्यों? क्योंकि इन दोनों बातों में से एक सही एक गलत है। हाँ, और कोई सवाल भूल गए? सवाल क्या है कि जो सिंगल गारंटी होती है वो रिवोक हो सकती है या नहीं? सर, अगर मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड कुछ गड़बड़ होता है तो शायद वो रिवोक कर सकते हैं। अभी मैं कोई कंडीशन उसमें नहीं चाह रहा हूँ, मतलब बेसिक में बताओ। नहीं होगा, लेकिन उसी के बेस पे तो लूंगी। ये लॉजिक भी है बहुत सही। अगर तो अपना जवाब बदल रहा है क्या? नहीं, मैं तो तेरे पे शक कर गया तूने बता दिया ना, और किसी बता दिया। देखो बेटा, समझो, क्रेडिटर लोन देने के पहले, मतलब बिल्कुल जो इसने कहा बिल्कुल मेन वही लॉजिक है, समझ में आ रहा है। डिफॉल्ट के पहले अगर हो सकता है तो फिर तो क्या होगा, प्रिंसिपल डेटा जब डिफॉल्ट करने वाला वो श्योरिटी को जाके बोलेगा जा मना कर दे, मैं डिफॉल्ट करने वाला हूँ तो हमेशा क्रेडिटर की लग जाएगी ना, पैसा तो वो दे चुका है ना, किसको? प्रिंसिपल डेटा, समझ में आ रहा है। तो वो गारंटी तो रिवोक नहीं हो पाएगी। अरे समझो, कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या है समझो, ठीक है ना, कि अब मैंने सैंडविच वाले को मान लो कि गारंटी दे दी, क्लियर है, ठीक है। अब मैंने धोखे से हाँ ठीक है चलो 5,000 ठीक है 5,000, अब मेरे को लग रहा है कि यार कितने ही खाएगा ये, 100-200 की सैंडविच खाएगा, तो अब भर भर के वो लंच भी करे, सैंडविच का डिनर भी करे, नाश्ता भी करे, और पूरा घर वालों को ले आए अरे सब दोस्तों को ले आए, पूरी पार्टी कर रहा है, मतलब एक महीने 50,000 का बिल बना पॉइंट समझो, ठीक है ना। तो फिर मेरी हालत खराब हो जाएगी। अब मैंने मान लो 1 महीने की गारंटी दी और मैंने बोल दिया कि 50,000 तक की गारंटी, क्लियर है। अब मैं मल्टीपल ट्रांजेक्शन की गारंटी ले चुका। अब उसने ट्रांजेक्शन किया, पहला ट्रांजेक्शन किया 1,000 का, फिर ट्रांजेक्शन किया 1,500 का, 3,000 का, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहा है और बहुत फिजूल के ट्रांजेक्शन कर रहा है, आ रहा है समझ, ठीक है। अभी अमाउंट मान लो कि 7,000 पहुंचा, मैंने कितने की गारंटी ली? 50,000, और कितने टाइम पीरियड की? 1 साल, हाँ 1 महीना, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा भैया बस रुक जा, अब इसको मेरे गारंटी पे सैंडविच और मत खिलाना। तो इस सिचुएशन में कॉमन सेंस क्या बोलता है कि जो हो चुके ट्रांजेक्शन उसके लिए तो मैं लायबल रहूंगा, लेकिन अब और ट्रांजेक्शन, यानी कि ऐसा नहीं कि अब मैंने 50,000 की गारंटी दे दी तो अब ये 50,000 तक लूट ही सकता है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है। यानी कंटिन्यूइंग गारंटी फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए रिवोक हो सकती है, लेकिन जो ट्रांजेक्शंस हो चुके हैं उसके लिए रिवोक नहीं हो सकती। इसीलिए जो सिंगल पॉइंट गारंटी उसका रिवोकेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन तो ट्रांजेक्शन का बेस है,
क्या गारंटी, समझ में आ रहा है? चलो जो लिमिट के बाहर जाने के लिए वही रिवोक होता है। लिमिट के बाहर तो मैं लायबल ही नहीं हूँ ना। मैंने 50,000 की गारंटी तो उसने 60,000 की सैंडविच खा गया, तो मैं कितने लाख के लिए लायबल हूँ? लिमिट के बाहर तो मैं वैसे भी लायबल नहीं हूँ। समझ आया? तेरा यही डाउट था, ठीक है ना? और कोई डाउट है? Continuing guarantee may be revoked at any time by the surety by giving a notice to the creditor. However, revocation shall be effective only in respect of future transaction. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लॉ में, अब तो आप लोग शायद समझ गए होंगे, मैं फिर भी आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तब तुमको क्या होगा, मीनिंग समझ में आएगा। हम कंक्लूजन जल्दी देने लग जाते हैं। तो द मोमेंट जैसे ही आप पढ़ोगे, कंटिन्यूइंग गारंटी मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय द श्योरिटी बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिटर। अब यहाँ पर रुक करके अगर किसी ने इंटरप्रिटेशन निकाल लिया तो वो क्या इंटरप्रिटेशन निकालेगा कि कंटिन्यूइंग पूरी कैंसिल हो सकती। लेकिन अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कायदे से तो फुल स्टॉप के पहले ही उसको एक ही लाइन में बता देना चाहिए था। मेन लॉ में बताया भी क्या होगा, यहाँ ऑथर ने अपना उसको क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन किया। However, revocation shall be effective only in respect of future transactions. That is, the liability of surety with regard to previous transactions remain unaffected. Previous मतलब उसी ट्रांजेक्शन, उसी गारंटी में जो हो चुके हैं। प्रीवियस मतलब और पहले वाले नहीं, पिछली बार के नहीं, इसी में। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है। ये रिवोकेशन का नोटिस वो पीडी को नहीं देगा जाके। बेटा गारंटी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? श्योरिटी का। तो फिर तो उसके लिए बोलना कि वो देख, पीडी गलत कर रहा है, तभी तो श्योरिटी क्रेडिटर को बोल रहा है कि भैया अब मेरी गारंटी नहीं। अरे मैं जब गारंटी तेरे को दे रहा हूं तो मैं रिवोकेशन उसके सामने थोड़ी कर रहा हूं। तुम खिला रहे हो ना उसको, नहीं समझ में आ रहा? तो मैं क्रेडिटर को जाकर के बोलूंगा ना भैया और सैंडविच मत खिलाना उसको, तो कॉमन सेंस से भी सोचेगा और लीगली भी मुझे किसको जाकर के बोलना पड़ेगा? क्रेडिटर को, भैया और ट्रांजैक्शन बंद करो। नहीं आया समझ में? क्लियर है? और कोई डाउट है किसी को बताओ? ठीक है, देखो, continuing guarantee may be revoked at any time by the surety by giving a notice to the creditor. However, revocation shall be effective only in respect of future transaction. That is, the liability of the surety with regard to previous transaction remain. जितना अमाउंट आ चुका है, अब उतना अमाउंट बेसिकली कौन चुकाएगा? प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर अगर उसने नहीं चुकाया तो कौन चुकाएगा? प्राइमरीली लायबल मत मान लो श्योरिटी को। अब श्योरिटी मर जाए तो, और तुम सैंडविच खा गए, मैं मर गया, तो सैंडविच वाले का क्या होगा? अबे क्या बात, इसमें ऐसे तो लिखा है कि लॉस हो जाएगा। रिवोकेशन पढ़ रहे हैं, सुनो। डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स एज अ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी एज टू फ्यूचर। तो पास्ट वाले कौन चुकाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ओह माय गॉड, नुकसान नहीं होगा, बच जाएगा, गाड़ी बिकवाएगा उन्हें। इसकी पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? देखो, ठीक है, इलस्ट्रेशन समझ में आए वाला? ठीक है। डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स एज रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी एज टू फ्यूचर। ये कोई भी एक चीज ना केस लॉ बन करके आएगी तब आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोविजन में ये लिखना पड़ेगा, जो अपना फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, है ना? फैक्ट्स ऑफ द केस और लीगल प्रोविजन जम्बल अप हो सकते हैं, वो समझ में आ रहा है, 1-2 हो सकते हैं, ठीक है। और लीगल प्रोविजन में ये है सेक्शन 129, 130, 131, आ रहा है समझ में? ठीक है। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस और फिर आपका कंक्लूजन, आ रहा है समझ में? कंक्लूजन बेस्ड रहेगा किस पर? लीगल प्रोविजन और फैक्ट्स का मिक्सअप, कि आप क्या कंक्लूड कर रहे हो कि इसको ये अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं अब आप? ठीक है ना? तो ए, इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी इन कलेक्टिंग द रेंट्स ऑफ बी इज जमींदार। एक तो ना एग्जाम्पल ज्यादा कठिन हो जाते हैं प्रोविजन से, आ रहा है समझ में? बहुत आयरनी सी है, ठीक है ना? लेकिन ठीक है, देख लेते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है। ए, इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी इन कलेक्टिंग द रेंट्स ऑफ बी इज जमींदार। सबसे पहले पीडी कौन है? वैसे तो परफॉर्मेंस वाला है, लेकिन फिर भी श्योरिटी कौन है? श्योरिटी कौन है? ए। क्रेडिटर कौन है? बी। और पीडी कौन है? सी। ये तय कर लो
तो आगे की कहानी आसान हो जाएगी। कुछ कुछ एग्जांपल्स गलत भी है, मैं टिक करा दूंगा तुमको। तो बी की जिम्मेदारी है ना, उसके रेंट कलेक्ट करने का जिम्मेदारी उसको दी सी को, और उसकी गारंटी किसने ली है? ए ने। लेकिन ए ने कितने की गारंटी ली है? 5,000। सबसे पहले तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी है कि सिंगल पॉइंट है? सिंगल पॉइंट। सोच के देखो, सर जिम्मेदारी मतलब रेंट, मतलब वो बार बार मल्टीपल टाइम्स को कलेक्ट करेगा ना, समझ में आ रहा है? फॉर द ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय सी ऑफ दोज रेंट, सिंगल पॉइंट नहीं आ रहा है समझ में, मल्टीपल ट्रांजेक्शन। एज पर सेक्शन 129 द गारंटी गिवन बाय ए इज अ, वो बोलता कि इस बंदे से 5,000 का रेंट लेकर के आना है, तो वो क्या हो जाता है? सिंगल पॉइंट। समझ गए? डाउट तो नहीं है किसी को कि ये कंटेनिंग कैसे है? हाँ 5,000 का एक अमाउंट लेने जा रहा है क्या? वो 5,000 का लोन दिया है क्या उसने? रेंट तो खूब सारे अमाउंट का हो सकता है। तो मेरी बात सुनना कि एग्जाम्पल देख, रेंट्स लिखा है, रेंट्स, इससे पता चल रहा है कि बहुत सारे हैं। ओह माय गॉड, तो पक्का ही ऑडिटर है। चलो अभी समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है? कॉमन सेंस भी तो लगा ले, इतना टेक्निकल मैटर ही नहीं है। हाँ बताओ, कोई डाउट है किसी को? समझिए ना वाला एग्जाम्पल, ठीक है? चलो दूसरा देखो, ए गारंटीज पेमेंट टू बी, ठीक है, चाय वाला, टू अमाउंट ऑफ ₹100 फॉर एनी टी ही में फ्रॉम टाइम टू टाइम। इससे पता चल रहा है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन है। सप्लाई टू बी, सप्लाई सी विद टी एक्सीडिंग ₹100 एंड सी पेज बी फॉर इट। अरे ये तो कर दिया। आफ्टरवर्ड्स बी सप्लाई सी विद टी वर्थ ₹200। अच्छा ये ठीक है, सी 200 की चाय पिलाई तो नहीं पे किया। As per 129, the guarantee given by A was containing guarantee, therefore A is liable to B to the extent of ₹100। मतलब वो बोल रहा पहला ट्रांजेक्शन के पैसे दे भी दिए उसको, दूसरे ट्रांजेक्शन के नहीं दिए, तो क्या लायबल होगा? क्योंकि ये कौन सी गारंटी थी? इसमें वो टाइम पीरियड भी दे सकता। क्लियर है? फिर है तीसरा, ए गारंटीज पेमेंट टू बी ऑफ प्राइस ऑफ 5 बोरे आटे के, है ना, 5 बोरा आटा, है ना, तो ए गारंटी कर रहा है पेमेंट टू बी फॉर द प्राइस ऑफ 5 बोरा आटा टू बी डिलीवर्ड बाय बी टू सी। बताओ श्योरिटी कौन? पीडी कौन? सी, ठीक है, तो बी क्रेडिटर कहलाया। एंड टू बी पेड फॉर इन अ, बी ने डिलीवर कर दिए 5 बोरे सी को, सी ने उसके लिए पे कर दिया। आफ्टरवर्ड्स डेटा कम हो सकता है तो आपको कंडीशनल हो सकता है, डिप्लोमेटिक वो वाला आंसर हो आपका, कंडीशनल वाला। आफ्टरवर्ड्स बी डिलीवर्स 4 बोरे टू सी विच सी डज नॉट। बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि कंटिन्यूइंग गारंटी है या नहीं है? ए ने गारंटी दी 1 मंथ तो ठीक है, लेकिन उसने 5 बोरे वो फिक्स कर दिया ना, ए गारंटी पेमेंट टू बी ऑफ द प्राइस ऑफ 5 बोरा आटा टू बी डिलीवर्ड बाय बी टू सी एंड टू बी पेड फॉर इन अ। ये जो इन अ मंथ है ना, ये इन अ मंथ की पेमेंट की क्या बात कर रहा है वो? ये जो है ना वो बी से पता क्या कह रहा है? कह रहा है भाई उसको दे दो 5 बोरे गेहूं, वो 1 महीने के अंदर अंदर पे कर देगा। ये कंफ्यूज करने के लिए इन अ मंथ इसलिए डाला ताकि आपको क्या लगे कि ये क्या है, कंटिन्यूइंग गारंटी तब होता है जब वो कहता है कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम जितने भी बोरे सप्लाई करोगे मैं अप टू 5 बोरे गारंटी लेता हूँ। ऐसा नहीं, उसने बोला उसको 5 बोरे गेहूं दे दो, 1 महीने में पे कर देगा, मेरी गारंटी। तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी ना होकर के कौन सी हो गई? सिंगल। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर है? ठीक है, एज पर 129 गारंटी गिवन बाय ए वाज नॉट अ कंटेनिंग गारंटी, देयरफॉर ए इज नॉट लायबल टू बी फॉर द प्राइस ऑफ 4 बोरा। आ रहा है समझ में? क्लियर है?
हाँ सर इसमें लिखा हुआ है सी ने पे कर दिया उसको, फिर बाद में उसने और 5 बोरे दिए और फिर वो नहीं पे कर पाया। हाँ, क्योंकि वो जो 5 बोरे की गारंटी ली थी ना, उसकी पेमेंट तो हो गई ना। हाँ सर, तो फिर इसको कंटिन्यू भी तो मान ही सकते हैं सर, आंसर तो सेम ही आएगा मतलब। नहीं, कंटिन्यूइंग के लिए तुमको फिर इसमें फैक्ट्स जोड़ने पड़ेंगे ना अपने मन से। फैक्ट्स हमेशा हम किससे उठाएंगे? क्वेश्चन से। और क्वेश्चन के फैक्ट्स जब थोड़े से इनकम्प्लीट होते हैं तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम किस ओर इशारा कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसकी जो पूरी लैंग्वेज है वो किस ओर इशारा कर रही है कि ये वन टाइम गारंटी। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर इसमें प्रोबेबल भी होता, अगर देखो समझो, तुम अगर ये बोलोगे कि भैया इसमें हम 4 वर्ड्स लगा दें, समझ में आ रहा है, तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी का क्वेश्चन भी तो बन सकता है, लेकिन वो फैक्ट्स है नहीं ना उसमें अपने आप। पॉइंट समझ में आ रहा है? तुमको इसको कंटिन्यूइंग बनाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बजाय की सिंगल पॉइंट। ये डिसीजन एग्जाम में हमको लेना पड़ता है। ये नहीं ले पा रहे हो आप डिसीजन, तो आपका आंसर लंबा जाएगा, क्योंकि आपको फिर दोनों बातें होती हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? लेकिन ये प्रोबेबल ही रहेगा, इस लेवल में थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी बढ़ने ही वाली है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ गए ना पॉइंट? ठीक है, तो अब ये वाले जो हैं ये पढ़ लेना, एग्जाम के क्वेश्चन है। ये वाला जो आप लोगों ने अभी पढ़ा क्वेश्चन, ये मई 2018 में आया था, आ रहा है समझ में, रिसेंट एग्जाम का। तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि देखो समझो, जब हम ये करते जाएंगे ना, जब हम ये पढ़ते जाएंगे, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ तुमको कि ना